हेलो एवरीवन। डेट है आज की 26 जनवरी 2025 और आज हम करने वाले हैं ट्रिब्यूनल्स का चैप्टर। तो इस चैप्टर में तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कि कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स के रिगार्डिंग कौन सा प्रोविजन है। तो सबसे पहले बात समझना कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कोई भी प्रोविजन नहीं था रिगार्डिंग द ट्रिब्यूनल्स। लेकिन जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, उसमें पार्ट 14A को इंट्रोड्यूस कर दिया रिगार्डिंग द ट्रिब्यूनल्स, एंड इट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वरण सिंह कमेटी। ये जो स्वरण सिंह कमेटी था, इनका ही रिकमेंडेशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया था, एंड इसी के रिकमेंडेशन से हमने ट्रिब्यूनल को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके बाद जो पार्ट 14A है, इसमें दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B रिगार्डिंग द ट्रिब्यूनल्स। तो 323A है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड 323B है रिगार्डिंग अदर ट्रिब्यूनल्स, मतलब अदर मैटर्स पे जो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं वो है 323B में, जैसे कि टैक्स मैटर में, लैंड रिफॉर्म्स में ये बनते हैं 323B में। फिर और एक और बात समझना, इनके पास कुछ सिविल कोर्ट्स के भी पावर्स होते हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल्स वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नॉट अबाइडिंग सिविल प्रोसीजर कोड एंड एविडेंस एक्ट। तो एविडेंस एक्ट को और सिविल प्रोसीजर कोड को ये अबाइड नहीं करते हैं, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करते हैं। किसी भी एप्लीकेंट को अगर ट्रिब्यूनल्स में अगर अप्लाई करना है तो 50 रुपी का नॉमिनल फी लगता है, एंड वो पर्सन जो एप्लीकेंट है वो खुद से भी अपियर कर सकता है, इधर इन पर्सन भी या फिर थ्रू अ लॉयर भी अपियर कर सकता है। ठीक है। इसके बाद दो आर्टिकल्स, आर्टिकल 323A एंड 323B इस पार्ट 14A में। 323A है रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर पब्लिक सर्विस, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे जो भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो 323A में होते हैं, जबकि 323B है अदर मैटर्स पे, जैसे कि टैक्स, लैंड रिफॉर्म्स, इन मैटर्स पे। 323A में जो जो ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश होता है वो सिर्फ पार्लियामेंट ही एस्टेब्लिश कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं। जबकि 323B में जो ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश होते हैं उसे पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों ही एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर 323A में जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनमें कोई हायरार्की नहीं होता है, कोई भी हायरार्की कि ये ऊपर है ये नीचे है, ऐसा नहीं होता है। जबकि 323B में जो ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश होते हैं उसमें हायरार्की होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इसके बाद सेंट्रल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो आर्टिकल 323A के द्वारा पास हुआ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985, जो कि ऑथराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू एस्टेब्लिश वन कैट एंड सैट। कैट एंड सैट को एस्टेब्लिश करने का मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एज वेल एज स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ऐसा कहता है आर्टिकल 323A। तो आर्टिकल 323A के द्वारा एक पास हुआ एक एक्ट, द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985, ये ऑथराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो कैट और सैट को एस्टेब्लिश कर पाए। ठीक है, अभी इस कैट के बारे में समझते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में। इट वाज सेटअप इन 1985। इसका प्रिंसिपल बेंच बैठता है न्यू दिल्ली में, एंड एडिशनल बेंचेस भी हैं इसके अदर स्टेट्स में। अच्छा, अब अपॉइंटमेंट, जो चेयरमैन एंड मेंबर्स होते हैं कैट के, वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ अ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं मेंबर्स एंड चेयरपर्सन, एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वो किसके रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करेगी? सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। एंड सर्च कम सिलेक्शन कमेटी को चेयर करता है सीजेआई ऑफ इंडिया, या फिर सीजेआई अगर किसी और सुप्रीम कोर्ट को के जज को नॉमिनेट कर देता है तो वो भी चेयर कर सकता है इस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी को। सो हु अपॉइंट्स? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी। इसके बाद कंपोजिशन अगर देखें तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें एक चेयरपर्सन एंड 69 अदर मेंबर्स भी होते हैं। टर्म इनका देखते हैं, चेयरपर्सन का टर्म होता है 4 इयर्स ऑफ टेन्योर, या फिर 67 इयर्स जब इनका एज, या फिर इनको जब 70 इयर्स एज पूरा हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। क्या बोला मैंने? चेयरपर्सन का होता है टेन्योर 4 इयर्स या फिर 70 इयर्स का एज तक, विच एवर इज अर्लियर। जबकि अदर मेंबर्स का टेन्योर होता है 4 इयर्स या फिर 67 इयर्स का एज तक, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, चेयरपर्सन 40 इयर्स और 70, विच एवर अर्लियर, मेंबर्स
4 years एंड 67 या फिर 67 विच एवर अर्लियर। इसके बाद मिसलेनियस अदर टॉपिक्स, अदर पॉइंट्स कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट। जो प्रिंसिपल बेंच है कैट का वो है दिल्ली में, एंड एडिशनल 19 रेगुलर बेंचेस हैं इसके, ठीक है। एंड इट इज नॉट बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड, जबकि इट इज बाउंडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। मेंबर्स जो इसके होते हैं वो जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से होते हैं, लेकिन इसके लिए एक मिनिमम एज भी है। जिनका 50 इयर्स नहीं हुआ है, एटलीस्ट उनका जिनका 50 इयर्स नहीं हुआ है, वो ना ही चेयरपर्सन बन सकते हैं, ना ही मेंबर बन सकते हैं कैट के, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेंट्स चाहे तो इन पर्सन भी अपियर कर सकते हैं, एज वेल एज थ्रू लॉयर भी अपियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इनका जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करता है टू ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट अंडर द सेंट्रल एंड सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विसेज। तो इनका जुरिस्डिक्शन यहाँ लिमिटेड है, बट इंपॉर्टेंट यह है कि किन पे अप्लाई नहीं करता है, तो डिफेंस फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं उन पे अप्लाई नहीं करता है, पहला पॉइंट। सेकंड, जो ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन पे अप्लाई नहीं करता है। एंड थर्ड, सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट पे अप्लाई नहीं करता है। क्या बोला मैंने? जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनका जुरिस्डिक्शन अप्लाई नहीं करता है 3 लोगों पे। किन पे? पहला, डिफेंस फोर्सेस के मेंबर्स पे। सेकंड, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे। एंड थर्ड, सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट पे अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, तो इसके लिए भी सेम एक्ट है। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985 empowers the central government to establish the state administrative tribunals on specific request of the concerned state governments। तो यहाँ पे भी एस्टेब्लिश करने का, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, यहाँ पे भी एस्टेब्लिश करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, बट ऑन द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अभी मेंबर्स कैसे अपॉइंट होते हैं? इनके मेंबर्स एज वेल एज चेयरपर्सन अपॉइंट होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पे था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कैट के केस में सेम, सैट के केस में भी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। बट यहाँ पे सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो है सैट के लिए, इट इज चेयर्ड बाय द सीजेआई, सीजेआई नहीं, चेयर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। जबकि कैट के लिए जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है, डेट इज चेयर्ड बाय द सीजेआई, या फिर अगर सीजेआई किसी और सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट कर देता है तो वो उसके चेयरपर्सनशिप में सर्च कम सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द कैट एज वेल एज सैट, ठीक है। अभी कुछ अदर पॉइंट्स देखते हैं। तो सैट कहाँ कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है? सैट अभी इंडिया के 9 स्टेट्स में एस्टेब्लिश्ड है। साउथ के 4 स्टेट्स, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला। ईस्ट के 2 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। नॉर्थ का एक स्टेट, हिमाचल प्रदेश। वेस्ट का एक स्टेट, महाराष्ट्र। एंड मध्य भारत का एक स्टेट, सेंटर का एक स्टेट हो गया मध्य प्रदेश। तो ये इन 9 स्टेट्स में सैट एस्टेब्लिश है अभी, ठीक है। एंड इनका जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड्स करता है टू द रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। रिक्रूटमेंट एज वेल एज ऑल सर्विस मैटर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इनका जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करता है। एंड ऑल्सो इस एक्ट में प्रोविजन है कि वो ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को भी सेटअप कर सकते हैं। 2 और मोर स्टेट्स के लिए ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है, ये भी इस एक्ट में है। अच्छा, अब इसके बाद था चंद्रा कुमार केस। चंद्रा कुमार केस में उन्होंने क्या बोला कि अगर कभी भी ये जो एक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985, या फिर ये जो 2 आर्टिकल्स हैं 323A एंड 323B, इसमें अगर कोई भी प्रोविजन वैसा है जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को लिमिट करता है, तो उस आर्टिकल को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानेंगे एंड वॉइड मानेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने? तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट, इस चंद्र कुमार केस में declared that provisions of these 2 articles which excluded the jurisdiction of the High Court and Supreme Court as unconstitutional। अगर कभी भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को आप एक्सक्लूड करोगे तो उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानेंगे, ऐसा चंद्र कुमार केस में बोला गया। इसका मतलब कि जो कैट और सैट के जो मैटर्स हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी टेकअप कर सकता है, एंड इसके खिलाफ अपील भी हो सकता है इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके बाद
कंपैरिजन बिटवीन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड ट्रिब्यूनल। कोर्ट ऑफ लॉ एंड ट्रिब्यूनल में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले समझना, कोर्ट ऑफ लॉ ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है, जबकि ट्रिब्यूनल ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये स्टैच्यूट के द्वारा बनाया गया है, मतलब लॉ के द्वारा बनाया गया है। फिर जो भी मैटर्स होते हैं, जितने भी तरह के सूट्स होते हैं, वो उनका पावर होता है उसको टेकअप करने का सिविल कोर्ट्स के पास। बट जबकि ट्रिब्यूनल के पास सिर्फ स्पेसिफिक मैटर्स को ही वो टेकअप कर सकते हैं, तो उनके पास कुछ लिमिटेड पावर्स हैं, जबकि कोर्ट ऑफ लॉ के पास बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं। तो ये सभी तरह के सूट्स को टेकअप कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ, जबकि ट्रिब्यूनल सिर्फ स्पेसिफिक मैटर्स को ही टेकअप कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जो कोर्ट ऑफ लॉ है, इनके जजेस इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन टर्म्स ऑफ टेन्योर, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, इंडिपेंडेंट होते हैं। जबकि ट्रिब्यूनल के जजेस इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, इनके मेंबर्स एज वेल एज चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। इनका टर्म्स, टेन्योर एंड कंडीशन सर्विस इंटायरली एग्जीक्यूटिव के हाथ में ही होता है। ठीक है, इसके बाद अ कोर्ट ऑफ लॉ कैन डिसाइड द वायर्स ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब एक लॉ का पावर कितना है इसको डिसाइड कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ। बट जबकि ये पावर ट्रिब्यूनल के पास नहीं होता है कि लॉ का पावर कितना है। वायर्स मतलब पावर, तो a tribunal cannot decide on the wires of the legislation, जबकि a court of law can decide। फिर a court of law is bound by the rules of evidence and procedure, जबकि tribunals are not bound by the rules of procedure and evidence, it is guided by the principles of natural justice। ठीक है, फिर जो कोर्ट ऑफ लॉ का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, दे आर ट्रेन्ड इन लॉ एंड द लीगल प्रोफेशन। बट ट्रिब्यूनल की केस में जरूरी नहीं है कि वो लॉ में ट्रेंड हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में एक्सपर्ट हो। फिर कोर्ट ऑफ लॉ के जो मैटर्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिवली डिसाइड होते हैं, मतलब एविडेंस के बेसिस पे ऑब्जेक्टिवली। जबकि ट्रिब्यूनल में ऐसा नहीं है, ये सब्जेक्टिवली डिसाइड होते हैं। इनका जो डिसीजंस होता है वो डिपार्टमेंटल पॉलिसी एंड अदर फैक्ट्स को कंसिडर करके किया जाता है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिवली एविडेंस के बेसिस पे नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होगा कोर्ट ऑफ लॉ एंड ट्रिब्यूनल में। एक सिमिलैरिटी है। क्वेश्चन ये आता है, क्या कोर्ट ऑफ लॉ एंड ट्रिब्यूनल्स, क्या दोनों ही क्या कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं? आंसर इज यस। कोर्ट ऑफ लॉ तो हमें पता ही है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो ही जाता है, उसके लिए पनिश कर सकते हैं। बट हाँ, ट्रिब्यूनल्स भी पनिश कर सकते हैं कंटेम्प्ट के लिए। तो ये हो गया एक एक प्रोविजन रिगार्डिंग द ट्रिब्यूनल्स। थैंक यू।